पेपर लीक विवाद पर प्रदर्शन जारी। दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में प्रदर्शन जारी। पुलिस और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़प। नीट यूजी 2026 परीक्षा में पेपर लीक के आरोपों और अनियमितताओं को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस कड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के कार्यालय के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस और एबीवीपी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। परीक्षा रद्द किए जाने की मांग को लेकर एनटीए दफ्तर का घेराव करने पहुंचे छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। प्रदर्शनकारियों ने जैसे ही दफ्तर के अंदर घुसने की कोशिश की, पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प और नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारी छात्र हाथों में तख्तियां लेकर एनटीए के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे और परीक्षा के संचालन में हुई धांधली की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे थे। नीट यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित होने के बाद से ही देश भर में छात्र और विभिन्न संगठन विरोध कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि पेपर लीक और अंक वितरण में हुई गड़बड़ियों की वजह से योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हुआ है। एबीवीपी ने स्पष्ट किया है कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, परीक्षा की शुचिता बहाल नहीं होती। उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि लगातार हो रहे पेपर लीक से लाखों युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। पेपर लीक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। एफएआईएमए ने एनटीए को हटाने की मांग की है और दोबारा परीक्षा कराए जाने को लेकर सरकार से सुदृढ़ व्यवस्था की उम्मीद जताई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लीक होने के बाद देश भर में आयोजित हुई राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 को रद्द कर दिया है। 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने इस साल नीट यूजी परीक्षा में हिस्सा लिया था। नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच अब केंद्रीय जांच ब्यूरो कर रही है। इस मामले में मास्टरमाइंड मनीष यादव को जयपुर में हिरासत में ले लिया गया। वहीं जांच का दायरा 3 राज्यों तक फैल गया है। इस मामले में मंगलवार शाम को महाराष्ट्र के नासिक से एक व्यक्ति को भी हिरासत में लिया है। नासिक पुलिस की अपराध शाखा ने राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर जिले के नंदगांव निवासी शुभम खैरनौर को हिरासत में लिया है। एनटीए की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि साल 2026 में जिन अभ्यर्थियों ने नीट के लिए अपना फॉर्म फिल किया था, अब उनको दोबारा किसी तरीके की कोई परीक्षा शुल्क देनी नहीं पड़ेगी और वो परीक्षा में बैठ सकेंगे। तमिलनाडु की सियासत में पिछले कई दिनों से जारी हाई वोल्टेज ड्रामा का अंत हो गया। फ्लोर टेस्ट में मुख्यमंत्री विजय ने बहुमत साबित करते हुए अपनी सरकार बना ली है। तमिलनाडु विधानसभा में बुधवार को फ्लोर टेस्ट में विजय सरकार पास हो गई। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने विश्वास प्रस्ताव पेश किया, जिसमें उन्हें 144 विधायकों का समर्थन मिला, जबकि विरोध में 22 वोट पड़े। वहीं विश्वास मत की कार्रवाई के दौरान सदन में भारी राजनीतिक ड्रामा भी देखने को मिला। विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने वॉकआउट कर दिया। उदयनिधि ने मुख्यमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए सरकार के बहुमत पर सवाल उठाए। बहस के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि 234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का आंकड़ा सत्ताधारी गठबंधन के पास नहीं है। विश्वास मत जीतने के बाद तमिलनाडु में टीबीके सरकार की स्थिति और मजबूत मानी जा रही है। राजनीति से जुड़े लोगों में इस फ्लोर टेस्ट को विजय सरकार के लिए अहम माना जा रहा था, क्योंकि इससे सरकार कितनी मजबूत है और सदन में उसके पास कितने विधायक है, ये साफ हो गया है। भारत सरकार ने सोने और चांदी के आयात टैक्स को प्रभावी 6% से 15% बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे सोने और चांदी की कीमतों में बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार ने सोने और चांदी पर इंपोर्ट टैरिफ को 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। इन कीमती धातुओं पर इंपोर्ट टैरिफ में ये बढ़ोतरी सोने के इंपोर्ट को कम करने और चालू खाता घाटे पर लगाम लगाने के उपायों में से एक है। इस कदम से भारतीय मुद्रा को भी सहारा मिलने की संभावना है, जो लगभग हर हफ्ते नए ऐतिहासिक निचले स्तर पर पहुंच रही है। इसी के साथ एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 2,95,805 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जबकि सोने की कीमत 1,62,648 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। ये महंगाई और भू राजनीतिक तनावों के बीच वैश्विक स्तर पर मिल रहे मजबूत समर्थन को दर्शाता है। चांदी की कीमत 6% अपर सर्किट रेट पर पहुंच गया है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से सरकार के फैसले के बाद एमसीएक्स और रिटेल बाजारों में चांदी की कीमतों में करीब 16,675 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। पश्चिम एशिया में संकट के चलते कच्चे तेल की दामों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है, जिससे देश में विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खर्च हो रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरीके से ईंधन बचाए जाने और सोना न खरीदने की अपील की गई है, उस आह्वान के साथ जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों के साथ बड़े स्तर पर अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ईंधन की खपत कम करें और अनावश्यक सोने की खरीद न करें। उन्होंने पीएम के आह्वान को प्रदेश के व्यवहारिक रूप से अपनाए जाने की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव की बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए, काफिले में अनावश्यक वाहनों को हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को भी प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने पीएनजी, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों आदि के उपयोग पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री का सरकारी बैठकों, सेमिनारों, कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप के वर्चुअल आयोजन पर भी जोर रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बताया कि पूरे विश्व में जिस तरीके से अभी उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आह्वान किया है उसके साथ सभी लोग बड़े स्तर पर जुड़े। और उत्तर प्रदेश के लोगों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि सभी लोग प्रधानमंत्री की कही हुए बातों को के आह्वान के साथ बड़े स्तर पर जुड़े और सभी राज्यों को इसके लिए पूरी तरीके से तैयार भी होना होगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। पीएम मोदी की अपील पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा फैसला। सीएम मोहन यादव ने अपने काफिले से घटाई गाड़ियां। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव केंद्र सरकार के साथ जल कल्याण के लिए कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। इसी तारतम्य में उन्होंने एक और बड़ा फैसला किया। उनके काफिले में अब कम से कम और जरूरी गाड़ियां ही होंगी। साथ ही उनके दौरे के दौरान किसी तरह का कोई वाहन रैली नहीं होगी। उनके इस फैसले की व्यक्तिगत और राजनीतिक दृष्टि से तारीफ हो रही है। सीएम डॉक्टर यादव ने राज्य के मंत्रियों से भी कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मध्य प्रदेश राष्ट्रीय पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित है। आगामी आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी। सभी मंत्रीगण भी यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का इस्तेमाल करेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि वह पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद ई स्कूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के मौत का मामला गरमाया हुआ है। प्रतीक यादव की मौत को लेकर हो रही तमाम चर्चाएं इस समय हो रही है कि आखिर प्रतीक यादव की मौत किन कारणों की वजह से हुई है। दावा किया जा रहा है कि प्रतीक यादव फेफड़े की बीमारी से पीड़ित थे। वे फेफड़ों में खून का थक्का जमने का इलाज करा रहे थे। प्रतीक ने पिछले दिनों कई दिनों तक मुंबई में रहकर इस बीमारी का इलाज कराया था। इसके पहले भी अपर्णा यादव से जनवरी 2026 में अनबन के बाद वे मुंबई गए थे। इसके बाद गोवा से उनका वीडियो सामने आया था। इस दौरान वे जीवन का आनंद लेते दिखे थे। 3 दिन पहले भी प्रतीक यादव की तबीयत अचानक खराब हुई थी। उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रतीक यादव फिटनेस की दुनिया का जाना माना नाम थे। लखनऊ में उनका जिम काफी चर्चित है। वे स्वयं भी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए युवाओं को सेहत का संदेश देते दिखते थे। हालांकि बीमारी ने उन्हें मात दे दी। बुधवार भोर उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। लखनऊ पुलिस के अनुसार प्रतीक को सुबह 6:15 पर उनके परिवार वाले अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रतीक यादव की मौत के मामले पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और परिवार को इस दुख की घड़ी को सहने के लेकर ईश्वर से प्रार्थना की। कैमरामैन मनोज के साथ मैं राज श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। शराब विक्रेता सेल्समैन के साथ लूट कांड और गोली कांड के बाद इलाके में सनसनी का माहौल फैला हुआ है। सीतापुर के मलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार देर रात शराब दुकान के सेल्समैन से लूटपाट गोलीकांड की सनसनीखेज वारदात सामने आई। बदमाशों से लूट का विरोध करने पर सेल्समैन को गोली मार दी, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। जानकारी अनुसार रोहिला निवासी सुजीत शराब की दुकान पर सेल्समैन का काम करता है। मंगलवार रात दुकान बंद करके के बाद वह अपने साथी दिनेश के साथ बाइक से घर लौट रहा था। दोनों के पास दुकान की बिक्री के करीब 40,000 रुपये मौजूद थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही वो पड़रखा गांव के पास पहुंचे, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और नकदी लूटने लगे। सुजीत और दिनेश ने जब विरोध किया तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली सुजीत के पैर में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर
सड़क पर गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घटना के बाद पीड़ितों ने जो है डायल 112 को सूचना दी। इसके बाद पहुंची मौके पर पुलिस ने जो है पीड़ित वो जो है वहां पे CSC में भर्ती कराया। हालत को गंभीर देखते हुए पीड़ित को जो है जिला अस्पताल में रेफर किया गया। बुलंदशहर के जहांगीराबाद में एक गोद भराई समारोह की दावत के बाद 50-60 लोगों की तबीयत एकाएक बिगड़ गई। कई लोगों को उल्टी, दस्त और तेज पेट दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल पहुंचना पड़ा। दरअसल मामला जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सलगवा का है। गांव निवासी कलवा उर्फ प्रेम सिंह की बेटी मीनाक्षी की सोमवार को गोद भराई की रस्म आयोजित की गई थी। मीनाक्षी का रिश्ता मेरठ जिले के किठौर निवासी नानक चंद के बेटे नितिन के साथ तय हुआ। समारोह में दोनों पक्षों के रिश्तेदारों समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण भी शामिल हुए। दावत में मटर पनीर, छोले चावल और रसगुल्ले समेत अन्य व्यंजनों का लुत्फ उठाया गया। बताया जा रहा है कि सोमवार रात तक सब कुछ सामान्य था, लेकिन मंगलवार शाम अचानक दावत में शामिल होने वाले लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। कई लोगों को पेट में तेज दर्द, उल्टी और दस्त की शिकायत हुई, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। परिजनों के मुताबिक मेरठ जिले के किठौर लौटे रिश्तेदारों की तबीयत भी रास्ते में और घर पहुंचने के बाद खराब हो गई। इसके बाद एक एक कर बीमारों की संख्या बढ़ती चली गई। हालांकि सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई और समारोह में परोसे गए व्यंजनों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए गए। जबकि फिलहाल प्रशासन पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड पर है। अपने सहयोगी चांद मलिक के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर। उत्तर प्रदेश के झांसी में नवविवाहित की 14 दिन के अंदर ही संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड में एक नवविवाहिता की शादी के 14वें दिन संदिग्ध परिस्थितियों में मकान की दूसरी मंजिल से गिरने से मौत हो गई। मृतका प्रियंका मिश्रा गोरखपुर जिले की रहने वाली थी और 28 अप्रैल को उसकी शादी झांसी के मिशन कंपाउंड के रहने वाले शुभम से हुई थी। सोमवार को घर में एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान मकान की दूसरी मंजिल से गिरने से प्रियंका को गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतका के पति शुभम का कहना है कि प्रियंका सोमवार को छत की मुड़ेर पर पैर लटकाकर बैठी थी और मजाक कर रही थी, तभी अचानक नीचे गिर गई। मृतका 30 वर्षीय प्रियंका मिश्रा का मायका गोरखपुर जिले में है और इनके पिता कस्टम विभाग से रिटायर हैं। प्रियंका B.Ed की पढ़ाई कर चुकी थी। करीब 1.5 साल पहले जीवनसाथी.com के माध्यम से शुभम और प्रियंका की मुलाकात हुई थी। दोनों में बातचीत होने लगी और दोनों परिवारों की सहमति से 28 अप्रैल को शादी हुई और 2 मई को रिसेप्शन हुआ था। शादी के 14 दिन बाद ही ससुराल के 2 मंजिल के ऊपर से गिरने से जिस तरीके से लड़की की मौत होती है, उसके बाद परिजन जब मौके पर पहुंचते हैं तो वह दहेज हत्या की बात कहते हुए आरोप लगाते हैं कि उसकी बेटी को कहीं ना कहीं दहेज को लेकर के मार दिया गया है। कैमरा पर्सन विक्की पारस के साथ मैं सोनी, हिंदी खबर, झांसी।